हेलो फ्रेंड्स, युवा नॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं विद्युत धारा चैप्टर को समाप्त करने वाला हूं और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम विद्युत धारा के जो बचे हुए क्वेश्चन है फिगर वाला मैंने बताया था कि बताऊँगा, तो वो मैं आज बताकर कुछ बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, जो कि आप सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कौन से वो क्वेश्चन है। देखिए, फिलहाल तो हम एक क्वेश्चन बताने के लिए बोले थे। यदि आपके इस तरह से फिगर वाला मैथ आ जाए जिसमें प्रतिरोध निकालना हो तो क्या कीजिएगा। तो देखिए 4 ओम प्रतिरोध वाली 4 कुंडलियाँ नीचे दी गई हैं, चित्रानुसार जोड़ी गई है, तो उनका समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, तो इसमें पता नहीं है कौन समांतर क्रम में है कौन श्रेणी क्रम में है, तो हमें पता करके इसे सोल्यूशन करना है। तो देखिए क्या आ जाएगा, फिगर है, ठीक है। ये प्रतिरोध जा रहा है 4 ओम का 4 प्रतिरोध है। ठीक है, याद रखिएगा 4 ओम का कितने सारे प्रतिरोध है, 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ से तो गया, ठीक, यहाँ से क्या होगा, 2 डायरेक्शन में बट गया। ठीक है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, फिर यहाँ से आकर यहाँ मिल जा रहा है, यानी यहाँ से गया एक रेखा। तो श्रेणी क्रम समूहन में देखिए, श्रेणी क्रम समूहन में एक ही दिशा में एक ही रेखा में जाती है। यदि आपका जो भी प्रतिरोध जाएगा तो एक ही, यदि यह सीधी जा रही है, क्या इतना दूर श्रेणी क्रम हुआ है। ए और बी के बीच कैसा प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम प्रतिरोध है, क्योंकि एक ही दिशा में एक ही रेखा में जा रही है। ठीक, लेकिन बी से जो है अलग अलग बढ़ जा रही है। ठीक ना, बी से क्या एक इधर की ओर जा रही है एक इधर की ओर जा रही है, तो ये हो जाता है समांतर क्रम। समांतर क्रम क्या होता है, समांतर क्रम समूहन में 2 दिशा में बढ़ जाती है प्रतिरोध। तो 2 दिशा में बढ़ रही है, एक इधर की ओर जा रही है एक इधर की ओर जा रही है। तो बी और सी के बीच क्या है, समांतर क्रम है। ठीक ना, एक इधर से प्रतिरोध जा रही है एक इधर से प्रतिरोध जा रही है, फिर यहाँ सी पे मिल जाती है और सी से फिर श्रेणी क्रम समूहन में हो जाती है, एक रेखा में। तो याद रखिए, समांतर क्रम समूहन कब होगा, जब 2 दिशा में प्रतिरोध 2 दिशा में जाने लगे। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ बी और सी के बीच क्या है, समांतर क्रम है, ए बी के बीच श्रेणी क्रम है, फिर श्रेणी क्रम समूहन है। तो ऐसे क्या, ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे। देखिए इसको हम क्या करेंगे, पहले इसका निकालेंगे, समांतर क्रम का समतुल्य प्रतिरोध, यानी कि इतना दूर का जो भी है इसको निकाल लेंगे। ठीक है ना, इतना दूर का प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध निकाल कर इसको क्या बना देंगे, ऐसे श्रेणी क्रम समूहन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है ना, यानी कि जब किसी वस्तु का या किसी उपकरण का जब समतुल्य प्रतिरोध निकल जाता है तो वह श्रेणी क्रम समूहन का टाइप का हो जाता है। ठीक ना, यानी एक रेखा में हो जाती है समूह। इतना दूर का प्रतिरोध निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा श्रेणी क्रम में। ठीक है, फिलहाल अभी ये समांतर क्रम में है। तो चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। बी एवं सी के लिए, बी एवं सी के लिए समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, यानी 1/RP बराबर क्या हो जाएगा, एक इधर से जा रहा है, कितने प्रतिरोध है, 2, एक से इतना दूर में, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, मैं ऐसे बता दिया था, एक ये है एक ये है, इतना दूर में कौन से कितने प्रतिरोध है, 2, एक ये और एक है, तो 1/4 अपॉन प्लस 1/4। ठीक है ना, तो इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, 4 हो जाएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। किसका मान आ रहा है, ये 1/RP का मान आ रहा है। ठीक है, ये कट जाएगा, 1/RP = क्या हो जाएगा, 1/2। तो ठीक है, इसको चेंज कर लीजिए, नीचे वाला ऊपर वाला नीचे कर दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 2 से गुना किया जाए, 1 में तो 2 है, RP से गुना करेंगे तो RP ही आ जाएगा। ठीक ना, इससे गुना करिए, इतना ही आ जाएगा। तो क्या आ गया, RP का मान, ये आंसर नहीं है, RP का मान कितना हो गया, 2 ओम। RP का मान कितना हो गया, 2 ओम, यानी इतना दूर, अब इतना दूर का कुल प्रतिरोध हम निकाल लिए, क्या निकाल लिए, कुल यानी समतुल्य प्रतिरोध। तो ये श्रेणी क्रम में हो जाता है। ठीक है ना, ये कितना आ गया, 2 ओम, पूरा क्या आ गया हमें मेरा,
अब ये खत्म हो गया, समांतर क्रम खत्म हो गया, क्योंकि इसका समतुल्य प्रतिरोध निकाल लिया इतना दूर का समतुल्य प्रतिरोध निकाल लिया, यानी पूरा प्रतिरोध कुल प्रतिरोध निकाल लिया, 2 ओम आया। हमें क्या निकालना है, तो उनका समतुल्य प्रतिरोध यानी किसका, जो 4 कुंडलियां लगी हुई हैं जिसमें, यानी ए पूरा का समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, ए से लेकर डी तक। ए पूरा कब होगा, जब ए से हम लेकर डी तक, क्योंकि ए और डी के बीच में सब है, चारों प्रतिरोध कितने ए और डी के बीच में लगे हुए हैं, इसलिए क्या करेंगे हम पूरा का निकालेंगे। अब ए तथा डी के बीच का समतुल्य बोले, बीच का समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। आर से हो जाएगा ना, श्रेणी क्रम में हो गया ना। अब ये पूरा इतना का निकाल लिए, तो इसका एक प्रतिरोध हो गया। अब ये एक प्रतिरोध है, ठीक है, कितना है, 2 ओम है। अब ये 4 ओम, अब 4 ओम नहीं रह गया है, इसका कुल प्रतिरोध कितना आ गया, 2 ओम, यानी कि इतना दूर का प्रतिरोध कितना है, 2 ओम बस, ठीक है। तो आर एस बराबर ले सकते हैं, ठीक, कितना पहला 4 ओम, ठीक ना, R1 लिख सकते हैं, प्लस इतना दूर का मान क्या आया है, RP लिख सकते हैं, ना तो डायरेक्ट मान भी लिख सकते हैं, फिर लिख सकते हैं R2, R1 4 ओम प्लस 2 ओम प्लस 4 ओम, 4 2 6 6 4 10 ओम, आपका क्या आ गया, ये 10 ओम आंसर आ गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि आपका जो समतुल्य प्रतिरोध ए तथा डी के बीच, यानी पूरे ठीक ना चारों कुंडलीय का समतुल्य प्रतिरोध कितना आया, 10 ओम। तो इस तरह से आपका समांतर क्रम श्रेणी क्रम दोनों फिगर में रहता है, दोनों। तो याद रखिए समांतर क्रम कब होगा, जब समांतर प्रतिरोध 2 दिशा में बढ़ जाए, जब प्रतिरोध 2 दिशा में बढ़ जाए वहां से समांतर क्रम स्टार्ट हो जाता है, और जहाँ इंड हो जाता है उतना दूर, यानी कि यहाँ से बटा 2 दिशा में सी पे आकर मिल गया, यानी इतना दूर क्या हो गया, ये समांतर क्रम हो गया इतना दूर। फिर एक रेखा में जब तक रहे तब तक वह श्रेणी क्रम समूहन में रहता है। तो याद रखिएगा श्रेणी क्रम समूहन का फॉर्मूला होता है आर एस बराबर R1 R पर R2, और समांतर क्रम का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। पहले जब भी आप कोई इस तरह के क्वेश्चन का सोल्यूशन करें तो पहले समांतर क्रम को समतुल्य प्रतिरोध निकाल ले और उसको श्रेणी क्रम में सम्मोहित कर ले, और फिर उसके बाद समूहित श्रेणी क्रम में ऐड करके उसको जोड़ लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा आएगा एग्जाम हॉल में, एग्जाम के पेपर में, ठीक है ना। तो फिलहाल हमने बोला अभी कि हम कुछ विद्युत धारा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो उस क्वेश्चन पे बात करते हैं, और विद्युत धारा के चैप्टर इस वीडियो में आज समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपका जो VVI क्वेश्चन है, जो आपके सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा 2 ही क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएंगे, या तो फर्स्ट सीटिंग में या सेकंड सीटिंग में, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आएंगे, क्योंकि विद्युत धारा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला आपका क्वेश्चन हो गया, बिजली के बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। याद रखिएगा यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। आइए आपका आएगा 2-3 नंबर के आएगा, बिजली के बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। विद्युत धारा का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह बोर्ड एग्जाम में इस बार पक्का आएगा, लिखित देखता हूँ मैं, ये आएगा ही आएगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन है उससे भी बताता हूँ, फिलहाल इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिजली के बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। तो बिजली के बल्ब में निष्क्रिय गैस इसलिए भरी जाती है, ठीक है ना, मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा, नहीं सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक। क्योंकि निष्क्रिय गैस क्या होता है, निष्क्रिय गैस अक्रिय गैस को कहते हैं, जो किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए वह
बिजली के इतने ना, आजकल के जो एलईडी बल्ब है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक ना। एलईडी बल्ब की बात नहीं कर रहे हैं, जो शीशा वाला होता है ना, कांच का बल्ब, ठीक ना, जो पहले का बल्ब होता है पीला वाला, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। उसमें जो टंगस्टन फिलामेंट होता है, ठीक ना, जिसको जो टंगस्टन धातु का बना होता है। किस धातु का बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है, ठीक ना, जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अस्कृत यानी भंगुर हो जाती है, यानी टूट जाती है। लेकिन अगर यदि हम निष्क्रिय गैस भरेंगे तो बल्ब में क्या, कौन सा टंगस्टन धातु का फिलामेंट होता है, जो उसका तंतु होता है, जो बल्ब के बीच में इस तरह से रहता है। मान लीजिए ये आपका बल्ब है, ठीक ना, ये बीच में देखिएगा ये दो पतला तार रहता है, जिसमें ये हल्का सा पतला दम स्प्रिंग के टाइप का लटका होता है, जो जलता है वही लाइट देता है, ठीक ना। यही आपका फिलामेंट क्या होता है? पीला लाइट देता है, यानी यह जलता है तो लाइट देता है बल्ब। बल्ब से शीशा नहीं लाइट देता है, ये आपका जो तंतु लटका हुआ रहता है। आप कभी बल्ब देखिएगा खरीद कर, उसमें यह हल्का पतला तार में यह तंतु लटका हुआ रहेगा, वही जलता है और लाइट देता है। ये आपका क्या होता है? ऑक्सीजन से क्रिया कर भंगुर हो जाता है, यानी कि अगर हम इसको खुले छोड़ दे, ठीक ना, इसमें क्या निष्क्रिय गैस नहीं भरे, ऑक्सीजन चला जाए या तो इस क्या होगा, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा, अभिक्रिया करके क्या होगा? भंगुर हो जाएगा, टूट जाएगा, जिससे वह लाइट नहीं देगा, जो बल्ब फ्यूज होता है। बल्ब फ्यूज क्यों हो जाता है? बल्ब इसलिए फ्यूज होता है कि जो ये धातु फिलामेंट होता है टंगस्टन धातु का, यह टूट जाता है, इसलिए बल्ब फ्यूज हो जाता है, ठीक ना, बल्ब फ्यूज हो जाता है। लेकिन हम लोग निष्क्रिय गैस इसलिए भरते हैं ताकि यह किसी से अभिक्रिया नहीं करे। निष्क्रिय गैस किसी से अभिक्रिया नहीं करे, कहीं भी रख दो किसी के साथ भी वह अभिक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि वह निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस कभी भी अभिक्रिया नहीं करता है। निष्क्रिय गैस 6 होते हैं, तो आपको पता ही होता है, ठीक ना। तो उन्हीं 6 में से कोई एक गैस को, निष्क्रिय गैस को भरा जाता है, ठीक ना, यानी कि निष्क्रिय गैस रहता है, इतना याद रखिएगा, ठीक। तो निष्क्रिय गैस इसमें रहता है, इस बल्ब में, जो टंगस्टन धातु का बना फिलामेंट, जो तंतु जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं? तंतु। तंतु से अभिक्रिया नहीं करती और क्या होता है? बल्ब जल्दी फ्यूज नहीं होता है। यदि हम निष्क्रिय गैस नहीं भरेंगे तो बल्ब क्या लाएंगे, लगाएंगे बोर्ड में और तुरंत फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वह गर्म होगा, जैसे ही भंगुर होकर टूट जाएगा, ठीक है ना। इसलिए निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है बल्ब में? ताकि बल्ब फ्यूज ना हो और लंबी समय तक चले। तो लिख सकते हैं हम एग्जाम में, कॉपी में लिख सकते हैं कि बल्ब जो है, बल्ब का जो टंगस्टन होता है, तंतु होता है, वह टंगस्टन धातु का बना होता है, जो कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अस्वीकृत होकर भंगुर हो जाता है और टूट सकता है गर्म होने पर। इसलिए हम निष्क्रिय गैस भरते हैं ताकि वह अभिक्रिया ना कर सके। चूंकि क्या होता है, निष्क्रिय गैस किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए वह किसी से अभिक्रिया ना कर पाएंगे, जिससे बल्ब का फिलामेंट टूटेगा नहीं जल्दी, फ्यूज बल्ब फ्यूज नहीं होगा, लंबी समय तक चल सकता है, ठीक है ना। तो ये समझ आने के लिए सिर्फ मैं बता रहा हूँ, ठीक ना, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। क्वेश्चन आपको प्रॉपर लिखना है, तो आपको बुक में से आंसर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। बुक में आपका आंसर दिया हुआ रहता है, तो आप पढ़ सकते हैं। बिजली के बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, एक बार किताब उठाकर देखिएगा, इसका प्रॉपर आंसर लिख सकते। या तो हम जितना समझा दिए उतना में आप खुद से बना सकते हैं। क्यों भरी जाती है? तो क्योंकि जो बल्ब का फिलामेंट होता है, तंतु, टंगस्टन धातु का होता है, और टंगस्टन धातु यदि यह क्या होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। ऑक्सीजन से या तो कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी गैस अगर बल्ब में जाएगा तो क्या होगा, उससे अभिक्रिया करेगा, भंगुर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए निष्क्रिय गैस भरते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। बल्ब का फिलामेंट, जिसको हम लोग तंतु बोलते हैं, तंतु कहिए या फिलामेंट कहिए, टंगस्टन धातु का बना होता है, बना होता है। क्यों?
ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसी क्वेश्चन पे अभी बताए थे बल्ब का फिलामेंट है जो किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टन धातु का बना होता है। टंगस्टन धातु का ही फिलामेंट, याद ऑब्जेक्टिव में आता है बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है, तो टंगस्टन धातु का बना होता है। ये भी याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में। ये दो क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल कोई सिटिंग में आए, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन में से कोई एक आ सकता है, ठीक है। या तो हो सके दोनों आ जाए, ठीक है, दोनों से एक अलग अलग सीटिंग में दोनों हो जाए। बहुत ही विद्युत धारा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का क्यों बना होता है, यार टंगस्टन धातु का जो गलनांक होता है बहुत ही उच्च होता है, ठीक, लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस होता है, लगभग मैं बता रहे 3000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। तो ये टंगस्टन धातु का बहुत ही जो गलनांक होता है, ये गलनांक हमने बताया, खाली गलता नहीं है, ठीक ना। जब इतना डिग्री मिलेगा टंगस्टन धातु को तब यह जाकर गलेगा, ठीक है ना। गलनांक का मतलब ये होता है जब इतना डिग्री तापमान इसको मिलेगा तब ये गलेगा, ठीक है। तो 3000 डिग्री सेल्सियस बहुत है, ठीक है, यानी बहुत विद्युत धारा का मान अधिक होगा, ठीक ना, बहुत ज़्यादा अधिक हो जाएगा तब यह गलता है, ठीक। तो टंगस्टन धातु का गलनांक कितना होता है, लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस। इसलिए यह विद्युत बल्ब में तंतु के रूप में उपयोग होता है, ठीक ना। क्योंकि अगर बल्ब में तंतु टंगस्टन धातु का रहेगा तो यह हाली गलेगा नहीं, यानी फ्यूज नहीं होगा बल्ब, यह इसलिए यह हाली गलता नहीं है, तथा इसका जो प्रतिरोधकता होती है बहुत ही कम होती है, ठीक ना। इसका जो प्रतिरोधकता होती है बहुत कम होती है, इसलिए कम वोल्टेज में भी यह क्या हो सकता है, लाइट दे देता है, ठीक ना, यह जलता है, ठीक ना। कम वोल्टेज में भी फिलामेंट का होता है, यानी तंतु जलता है, जिससे बल्ब प्रकाश देती है, ठीक ना, जिससे बल्ब प्रकाश देती है। टंगस्टन धातु का यही दो गुण है, जो गलनांक है 3000 डिग्री सेल्सियस है, यानी काफी उच्च होता है, और प्रतिरोधकता बहुत ही कम होता है, ठीक ना। इसलिए यह कम वोल्टेज में भी क्या प्रतिरोधकता कम रहेगा, ठीक ना। तो यह कम वोल्टेज में भी फिलामेंट जलेगा। जब फिलामेंट जलेगा तभी बल्ब प्रकाश देगा, फिलामेंट नहीं जलेगा। फिलामेंट देखिएगा, फिलामेंट तंतु यानी टूट जाता है तो प्रकाश क्यों नहीं देती, क्योंकि इसमें क्या होता है, या टूट जाएगा तो करंट पूरी तरह से प्रवाहित होगा नहीं, ये जो बल्ब में लगा हुआ रहता है जलेगा नहीं, ये जब तक जलेगा नहीं है बल्ब प्रकाश नहीं देगा। बल्ब किससे प्रकाश देता है, ये फिलामेंट से ही देता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर प्रॉपर आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को समझा दिया इतना अच्छा से, आपको पता चल गया, आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं। ये बल्ब में फिलामेंट क्यों है, जो फिलामेंट होता है टंगस्टन धातु का बना होता है, क्यों, तो क्योंकि टंगस्टन धातु का गलनांक और प्रतिरोध, गलनांक काफी उच्च होता है, प्रतिरोध कम होता है, इसलिए टंगस्टन धातु का उपयोग करते हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका दो क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, विद्युत धारा चैप्टर का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कभी भी कोई भी यदि आप ऑफलाइन कोचिंग करते हैं तो आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।